नमस्ते। कहते हैं जो 1 साल का सोचते हैं वो धान बोते हैं, जो 5 साल का सोचते हैं वो आम बोते हैं और जो दशकों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। इंसान बोना यानी एक अच्छा बचपन तैयार करना। एक अच्छा बचपन यानी एक सशक्त युवा। एक सशक्त युवा यानी एक खुशहाल देश। यूरोप के उत्तरी प्रांत में एक देश है, नाम स्वीडन। इस देश में इंसान बोए जाते हैं। मेरा नाम विनय निगम है। मैं एक एनआरआई हूँ और पेशे से आईटी प्रोफेशनल हूँ। फ़िलहाल स्वीडन में कार्यरत हूँ, इसीलिए मैं यहाँ की व्यवस्थाओं को बड़े करीब से देख पा रहा हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वीडन पेरेंटिंग। स्वीडन पेरेंटिंग यानी स्वीडन की सरकार और माता पिता के बीच का तालमेल जो एक बचपन संवारता है। और इस सजने संवरने की प्रक्रिया में 2 व्यवस्थाएं बड़ी महत्व रखती हैं। पहली इनकी शिक्षा व्यवस्था, दूसरी इनकी चिकित्सा व्यवस्था। और इन दोनों ही व्यवस्थाओं, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाओं में 3 बातें बहुत अहम हैं। पहली, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाएं दबाव मुक्त होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रखा जाता। दूसरा, ये मुफ्त होती हैं, बशर्ते आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और तीसरी, इनमें प्राकृतिक संहिता होती है, मतलब शिक्षा भी प्रकृति के करीब ले जाके दी जाती है और चिकित्सा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्राकृतिक क्षमताओं का भरपूर ध्यान रखा जाता है। जैसे ही कोई प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तैसे ही ये व्यवस्थाएं अपने अस्तित्व में आ जाती हैं। एक प्रेग्नेंट महिला को सरकारी मेडिकल हेल्पलाइन पर खबर करनी होती है, जिसके उपरांत एक मिडवाइफ एलोकेट कर दी जाती है। मिडवाइफ को हम अपनी भारतीय भाषा में यूँ समझ सकते हैं जैसे कोई दाई माँ, परंतु यह किसी गली मोहल्ले का जाना माना हुआ नाम नहीं होती। यह हाईली एजुकेटेड होती हैं। इनका स्पेशलाइजेशन एक प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर में होता है। ये सर्टिफाइड होती हैं और सरकारी तंत्र में कार्यरत होती हैं, यानी कि ऑथराइज्ड होती हैं। चूँकि ये व्यवस्थाएं स्ट्रेस फ्री होती हैं, दबाव मुक्त होती हैं, इसीलिए मिडवाइफ सारी जिम्मेदारी लेती है हर प्रकार का कंसल्टेशन करने के लिए, पैथोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए और अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिला के पास ऑप्शन होता है कि वह घर में डिलीवरी कराना चाहती है या हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना चाहती है। अगर महिला दूसरा ऑप्शन चूज़ करती है कि वह हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना चाहती है, इसके लिए मिडवाइफ महिला के सलाह मशवरा के साथ एक अच्छे हॉस्पिटल में पहले से ही बेड रिजर्व कर देती है। चाहे वह घर में डिलीवरी हो या हॉस्पिटल में डिलीवरी, दोनों ही प्रक्रियाओं में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। एक जनरल अनुमान के तहत स्वीडन में 84% डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं। कुछ खास वजहों के साथ ही सिजेरियन किया जाता है, अन्यथा नॉर्मल डिलीवरी ही प्राथमिकता होती है। क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं सेंट्रलाइज होती हैं, इसीलिए किसी भी व्यक्ति के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और प्रिस्क्रिप्शंस उस सेंट्रलाइज सिस्टम में रखे जाते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, सरकार खुद ब खुद बर्थ सर्टिफिकेट और ज़रूरी कागजात बनाकर माता पिता के हाथ में देती है, ताकि माता पिता नवजात शिशु पर ध्यान दे सकें, बजाय कागजाती कार्रवाइयों में उलझने के। इसके साथ ही साथ माता पिता को 480 दिन की मैटरनिटी पैटर्निटी लीव्स दी जाती हैं। इसका तात्पर्य होता है माता पिता और नवजात शिशु मिलकर अपने घर में एक अच्छा समय बिता सकें। क्योंकि हर बच्चे को उसकी बुनियादी ज़रूरतें मिलें, इसलिए सरकार सुनिश्चित करती है कि हर महीने 16 साल तक के बच्चे को घर पर कुछ पैसे भेजे जाते हैं, ताकि उनकी बुनियादी ज़रूरतों में कोई कमी ना आए। इसके साथ ही नवजात शिशु के लिए एक नर्स निर्धारित कर दी जाती है, जो उसकी 5 वर्ष तक की आयु तक उसके सारे शारीरिक और मानसिक विकास का ध्यान रखती है। साथ ही साथ उसके सारे वैक्सीनेशंस का भी ध्यान रखती है। 5 साल की आयु के बाद बच्चे की 16 साल तक की आयु तक के जितने भी वैक्सीनेशंस होते हैं, वह भी सरकार अपनी अलग अलग स्कीम्स के अंडर कवर करती है। कहते हैं बच्चे बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए नर्स उन सभी लोगों का एक ग्रुप फॉर्म कर देती है जिनके फ़िलहाल में बच्चे पैदा हुए हैं। वो लोग आपस में मिलकर अपना अनुभव साझा कर पाते हैं, साथ ही साथ उनके बच्चों को आपस में मिलने जुलने का एक अवसर मिलता है। हमारे भारतवर्ष में वैसे ही परिवार बहुत बड़े हुआ करते थे, तो उनको घर के भीतर ही
बहुत सारे बच्चे आप एक दूसरे के साथ खेलने उठने बैठने के लिए मिल जाते थे, लेकिन आज परिवार छोटे होने लगे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का साथ देने के लिए दूसरे बच्चे बाहर खोजने पड़ते हैं। खैर, इनके यहाँ दूसरी व्यवस्था है एक ओपन स्कूल की। इन ओपन स्कूल्स में कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ बहुत सारे खिलौने होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। सिर्फ माता पिता को अपने बच्चे को वहाँ लेके जाना पड़ता है और अपनी निगरानी में उन खिलौनों को खिलाना होता है और साथ में उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे माता पिता वहाँ खुद आते हैं, तो इसके कारण वहाँ पे एक कम्युनिटी फॉर्म होती है, जिसके कारण नए नए बने पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से मिल पाते हैं, अपना अच्छा समय बिता पाते हैं। साथ में बच्चे भी एक साथ उठना बैठना सीखने लगते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा भी प्रकृति के करीब ले जाकर दी जाती है, इसीलिए यहाँ पर डे केयर की फैसिलिटी विकसित की गई है। इन डे केयर्स में 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे जाते हैं। इन 6 सालों में उनके पास कोई होमवर्क नहीं होता, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। घर के भीतर और घर के बाहर दोनों जगह घर जैसा माहौल मिले, इन बातों का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। और हर बच्चे को सिखाया जाता है कि वो किसी दूसरे से स्पेशल नहीं है, सब बराबर है। कोई भी मादा हो, हर बात में हर बच्चा बराबर है। ये शिक्षा उन्हें इन्हीं 6 सालों में पहले ही दे दी जाती है। बच्चा प्रकृति के पास पले बढ़े, इसके लिए डे केयर्स में बच्चों को आउटडोर खिलाने के लिए उकसाया जाता है। जैसे कि चाहे बर्फ़ का मौसम हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, बच्चे को बाहर म्यूज़िक लगा के या उसे मिट्टी में खेलने दिया जाता है। उसके पास खिलौने होते हैं, उसके पास झूले होते हैं, फिसल पट्टियाँ होती हैं। बच्चा प्राकृतिक मौसम में ही वहाँ पे एंजॉय करता है। साथ ही साथ उन्हें किसी पार्क या ज़ू में ले जाया जाता है, जहाँ बच्चा जानवरों को अपने हाथ से फूल पत्ती घास खिला पाता है और जानवरों के साथ भी अपना तालमेल बैठा पाता है। साथ ही साथ बच्चों को वृद्धाश्रम ले जाया जाता है, जहाँ वो वृद्धजनों के साथ गाते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं और उनके साथ भी अपना एक संवाद स्थापित करते हैं। 6 साल की उम्र से बच्चे स्कूल्स में दाखिला लेते हैं, यानी कि वह पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं। इन स्कूल्स का उद्देश्य होता है बच्चों को प्रतियोगिताओं की दौड़ से दूर रखना और उनके भीतर खुद से सीखने की क्षमता विकसित करना। ये स्कूलिंग मुफ्त होती है और साथ में बच्चे को फलने फूलने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक पेड़ को उगने के लिए खाद, पानी, मिट्टी सब दी जाती है, परंतु बढ़ते हुए पेड़ की टहनियाँ नहीं काटी जाती। तो बच्चा खुद से सीखता है, खुद बढ़ता है और आज के आधुनिक युग को बहुत जल्दी अपना लेता है। और फिर वह चाहे गार्डनर बनना चाहे या चाहे साइंटिस्ट बने या स्वीपर बने, कुछ भी बने, उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती। हर काम को बच्चा गर्वान्वित महसूस करके लेता है। यहाँ पर जैसे ही बच्चा 6वीं क्लास तक पहुँचता है, स्कूल के माध्यम से उसे स्विमिंग सिखा दी जाती है। तो हर बच्चा, 6वीं क्लास का हर बच्चा खुद से तैरना सीख चुका होता है। इन सारी सरकारी व्यवस्थाओं में माता पिता बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, पर साथ ही साथ वह कुछ खास करते हैं। कुछ खास यूँ होता है कि वह अपने नवजात बच्चे को 0 से नीचे के तापमान में बाहर एक रात सुलाते हैं। रजाई वजाई उड़ा देते हैं, उसे पैक कर देते हैं, पर 0 से नीचे के तापमान में एक रात बाहर सुलाते हैं। उनका मानना है इससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दूसरा, वह अपने बच्चे को जेंडर इक्वलिटी सिखाते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार के किसी भी लोगों से किसी भी भेदभाव नहीं करना है, सबको समान ट्रीटमेंट देना होता है। तीसरा, वह अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे की शारीरिक संरचना कैसी भी हो, उसे वह भली भांति अपना ले, चाहे वो दिव्यांग हो या सुडौल हो, सुंदर हो, कैसा भी हो, अपने ही शरीर को वो भली भांति अपनाए। इसीलिए आपको अक्सर इनके बच्चे बीच के किनारे या पब्लिक प्रॉपर्टी में 1-2 साल की उम्र के बच्चे आपको बिना कपड़ों के खेलते कूदते भागते दिख जाएंगे। चौथा, ये स्वीडिश पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं करते। बच्चों को सिखाने के लिए मारपीट का हथकंडा नहीं अपनाते। उन्हें वो फ्री और कंफर्टेबल माहौल देते हैं, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और अच्छा सीखते हैं और खुशहाल रहते हैं। और पांचवा, बड़ा ही अहम है, इस पूरी प्रक्रिया में पिता भी
उतना ही अहम होता है जितनी कि एक माता। तो अक्सर इनका पिता आपको नाइपी डाइपी चेंज करते हुए दिख जाएगा, बच्चे को खाना खिलाते हुए दिख जाएगा, या बच्चे के पीछे भागते कूदते दिख जाएगा। तो वो माता के भरोसे बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। माता, पिता और सरकार तीनों मिलकर एक बच्चे को संभालते हैं, और इस प्रकार एक भ्रूण से पूर्ण तक का सफ़र बड़ी कुशलता से समन्वय बिठाकर पूरा कर लिया जाता है। और आइए देखते हैं खिले हुए बचपनों की कुछ झलकियाँ। आशा करता हूँ कि यह जानकारी हमें हमारे हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि बच्चे भी हमसे हैं और सरकारें भी हमसे हैं। प्रणाम। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।